बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आप खुशबाश होंगे, अच्छे भले होंगे और रमज़ान मुबारक आपका अच्छा गुजरा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम वैसे शुरू में बता देते हैं आपको कि 146 कीमती जानें जो हैं वो हमसे दूर हो गई हैं, बिछड़ गई हैं, हमने ज़ाया कर दी हैं इस कोरोना वबा की सूरत में। और ये पिछले 24 घंटों की हम बात कर रहे हैं और साथ ही तकरीबन 4696 नए केसेस सामने आए हैं। लाहौर में आज मुकम्मल लॉकडाउन है, तो आप लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको बताएं कि जिन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, फाइन हो रहे हैं और फाइन हो रहे हैं, बंद किया जा रहा है उनको। और ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी बंद हो सकता है। आप लोग इस चीज़ का ख्याल करें। मैंने कल खुद हमजा मार्केट में, मैं एक ज़रूरी काम से मुझे फार्मेसी पे जाना था, मैंने देखा कि वहाँ पर AC साहब खुद मैदान में उतर चुके हुए थे। इदनान रशीद उनका नाम था। मैंने बाकायदा वहाँ पर निकल के खड़े होकर देखा कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो दुकानें बंद की हैं, किस तरीके से उन्होंने मार्केट्स के जो नाम तो मैं नहीं लूँगी उन ब्रांड्स के, जो कि SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे, खुली हुई थी और वक्त भी मुकर्रर वक्त के बाद खुली हुई थी, उनको बंद किया है, ब्लॉक किया है। तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं अगर आप SOPs को फॉलो करें। अब इस वक्त जो है मैदान में उतरना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को मैदान में उतरना पड़ रहा है, तमाम ऑफिसर्स को। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, आप लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं बिल्कुल। आज की हम बात करते हैं तो मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, दूध, दही, गोश्त और सब्जी की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। जबकि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, मुकम्मल पाबंदी होगी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद उस्मान ने वाजे किया है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोक कर कीमती जानें बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना हम पर लाजिम है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन मोहम्मद उस्मान साहब। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा, आज और कल लाहौर में लॉकडाउन का नफाज रहेगा, इस हवाले से आवाम घरों से बाहर निकले ना निकले, अगर ज़रूरी काम से निकलना पड़े तो फिर किन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें? मैं तो जी आपके प्रोग्राम की वसातत से लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आज और कल घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर लाहौर डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर पर आज और कल क्लोज डेज मना रहे हैं, यानी कि हम नहीं चाह रहे कि लोग बाहर निकलें। इसीलिए हमने एक दिन पहले इसकी मुकम्मल तशहीर भी कर दी थी। जो ऑर्डर निकला था हेल्थ डिपार्टमेंट का 26 तारीख का, उसमें भी ये बात वाज़े तौर पर डिफाइंड है कि सैटरडे और संडे लाहौर के लिए, और जो दीगर अजला हैं 30 अजला पंजाब के, जिसमें लाहौर डिवीज़न के 3 अजला शामिल हैं, उसमें जुम्मे और हफ्ते वाले दिन क्लोज्ड डेज मनाने हैं। ठीक है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो खुली हुई हैं और ग्रॉसरी भी बंद है, तो आवाम ने बाहर क्यों निकलना है। और अगर कहीं कोई इमरजेंसी है, कोई मसला है, तो आप बहरहाल मास्क पहन के निकलें। वो हमारा एक ऑलरेडी ऑर्डर इन प्लेस है जिसके ऊपर इंतज़ामिया ने सख्ती करनी है, तो इसलिए अवॉइड करें। लोग हो सकता है आपसे पूछें आप कहाँ जा रहे हैं, इसलिए कोशिश ये करें कि ये जो 2 क्लोज डेज़ हैं इनको क्लोज डेज़ के तौर पर मनाएं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम आसान करें, अपनी ज़िंदगी बचाएं और अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाएं। कमिश्नर साहब, मास्क ना पहनने को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करने से आप क्या समझते हैं, मसला हल हो जाएगा? या फिर जिस तरह से हमने कल देखा भी, मैं खुद इस चीज़ को भी बता भी रही थी कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर इदनान रशीद जो है वो कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आए, शॉप्स बंद की जा रही थी, मार्केट्स बंद की जा रही थी, तो क्या ये करना ज़रूरी है या फिर मसला हल हो जाएगा? जी देखिए, मास्क पहनने के हवाले से अब तकरीबन 1 साल हो गया है। हुकूमती मशीनरी जो है वो गाहे बगाहे मास्क पहनने का कहती है। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कई ओकेजन्स पे ये बात की है। और छोटी सी चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद दहानी करानी है कि घर से बाहर अगर आप निकलेंगे मास्क पहन के निकलें। अगर आप मास्क पहन के नहीं निकलेंगे तो इसको अगर सज़ा आप नहीं देंगे तो लोगों में ये शऊर नहीं आएगा कि ये काम हमने लाजमी करना है। इसलिए ये सोचा समझा फैसला है लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन का और इसका हमें फ़ायदा भी हुआ है। हमने, हमारे पास इस बात की एविडेंस मौजूद है कि जब हमने सख्ती की तो ओवरऑल जो मास्क पहनने की कंप्लायंस है वो शहर में बेहतर हुई है। ठीक है। जहाँ जहाँ भी सख्ती की गई है वहाँ पर बहरहाल लोगों ने अब मास्क पहनना शुरू कर दिया है और यकीनन इसका फ़ायदा होगा। देखिए, मास्क पहनना एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपने कौन सा मास्क पहना हुआ है, कितनी देर के लिए पहना हुआ है,
मास्क आप चेंज कर रहे हैं नहीं चेंज कर रहे हैं, वो मास्क पुराना तो नहीं हो गया, आपने कौन सी इन्वायरमेंट में कौन सी सेटिंग में कौन सा मास्क पहनना है, ये सेकंड स्टेज की चीज़ें हैं जो कि हर शख्स को पता होनी चाहिए। लेकिन पहली बात जो बेसिक बात सबको पता होनी चाहिए वो तो ये है कि बाहर वबा है और आपने अपने आप को कवर किए बगैर बाहर नहीं निकलना। अगर आप पहली स्टेज ही फॉलो नहीं करेंगे तो सेकंड स्टेज पे कैसे पहुंचेंगे? जब आप मास्क पहनेंगे ही नहीं तो आप किसी से कैसे पूछेंगे कि मैंने कौन सा मास्क पहनना है, मैं अगर बस में सवारी कर रहा हूं तो कौन सा मास्क पहनूं, अगर मैं अस्पताल जाऊं तो कौन सा मास्क पहनूं, या जो मैंने मास्क पहना हुआ है ये कितनी देर के लिए ठीक है या कितनी देर के लिए मुझे प्रोटेक्शन देगा, या ये सेफ भी है इस एनवायरनमेंट के अंदर इसको पहनना। तो ये तो नेक्स्ट स्टेज की बात है। पहली बात तो ये है कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर एक वबा है और हमने मास्क ही नहीं पहना हुआ। तो ये जो इसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करने के हवाले से बात की है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है जब लोग घरों से बाहर निकलें तो उनको इस बात का डर हो, इस बात का खौफ हो कि बाहर एक वबा है, जिस वबा के लिए हुकूमत ने ये मास्क पहनना लाजिम करार दिया है, और अगर हम ये मास्क नहीं पहनेंगे तो हुकूमती मशीनरी जो है वो हमें गिरफ्तार करेगी। छोटा सा मास्क 5-10 रुपए का, जिसकी खातिर अगर आप कमिश्नर साहब, मामला यह है कि इंतज़ामिया कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है कि किसी तरह से SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो औकातकार तय कर दिए गए, अभी तो चलें 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, लाहौर में अंदरून शहर और इचरा बाज़ार में रश की वजह से वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, आपने भी यकीनी तौर पर देखी होंगी, जिसके बाद इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं कि जो मुकर्ररा औकात हैं उनमें भी तो किसी तरह से इंश्योर किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया इन चैलेंजेस से कैसे निमट रही है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज़ मुख्तलिफ टाइम पे वायरल होती रहती हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं, कुछ ताज़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हुकूमती मशीनरी भी फौरी तौर पर हरकत में आती है। पिछले 2 रोज़ से CCPO लाहौर और मैं और इवन DC लाहौर, ये तमाम लोग जो हैं वो गाहे बगाहे इन बाज़ार्स की इंस्पेक्शन खुद पर्सनली करते हैं और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर SOPs की कंप्लायंस हो। लेकिन एक बात आप भी जहन में रखिए कि ये SOP की कंप्लायंस करना तमाम लोगों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया हर वक्त हाथ में डंडा लेके लोगों को ये एजुकेशन नहीं दे सकती। हमारी ये एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के मुताबिक हम एक ख़ास तादाद में लोग किसी एक ख़ास जगह पे या कुछ जगहों पे जा सकते हैं। लोगों ने अगर ये ठान लिया कि ये इस वक्त एक मसला है जिसके लिए हमने हुकूमत के साथ ताउन करना है, तो यकीन जानिए हमें किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि आज वो कठिन वक्त आ गया है जब हमें हुकूमत के साथ ताउन करना है। अगर लोग ताउन नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी नंबर ऑफ़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आप ले आएँ वो कम पड़ जाएंगी। हर शख्स को मास्क पहनाना है, हर शख्स के लिए एक पुलिस वाला तो नहीं खड़ा किया जा सकता। ठीक होगा। ये तो चंद लोग ऐसे होंगे सोसाइटी के अंदर जो कंप्लायंस नहीं करेंगे, जिनके लिए कि आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कहेंगे कि मुतारिक हो जाए। ज़्यादातर हमें लोगों का ताउन दरकार है। ये एक ऐसा पेंडेमिक आया हुआ है जिसकी इंटरनेशनल मैग्नीट्यूड्स हैं, पूरी दुनिया में आपने देखा लोगों के बिहेवियर चेंज हुए हैं। कमिश्नर साहब पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की भी, क्योंकि हमें इससे बचना भी है, महफूज भी खुद को रखना है। अब जब 40 साल से ज़ायद लोगों की वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, तो क्या लाहौर में मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाने ज़ेर गौर हैं या नहीं कि मजीद इनकी इस्तेदाद कार बढ़ा दी जाए? देखिए जी, हमने बहुत ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन करनी है। ये वैक्सीनेशन का अमल इस पूरा साल चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाले जो एज ग्रुप्स हैं उनकी वैक्सीनेशन होगी। ज़रूरत के मुताबिक जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाने पड़े वो हम बनाएंगे। हम लाहौर के अंदर 15 से 20 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बना सकते हैं जिनकी हमने निशानदेही कर ली है, लेकिन फिल वक्त हम सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटर्स जो हैं वो बनाने लगे हैं जिन पे काम शुरू हो गया। इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला उनको तैयार कर लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर हम, जिस तरह मैंने पहले बताया, मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने नए पॉपुलेशन ब्रैकेट को कवर करना है, 40+ को कवर करना है, तो हमारे पास अचानक लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हम सेंटर्स बढ़ा के अपनी रोज़ाना की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोगों के डोर स्टेप पे भी पहुँचना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनके करीब जाके उनको ये सहूलत दें। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद सेंटर्स जो हैं वो पूरे पंजाब में बनाए जा रहे हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं। कमिश्नर साहब, एक और मामला ये है कि बहुत से निजी और कुछ सरकारी इदारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 50% हाजिरी नहीं की है। ऐसे मामलात की शिकायत करने का कोई तरीकाकार वज़ा किया गया? जी बिल्कुल, तमाम अजला के अंदर जो हेल्पलाइंस मौजूद हैं उनके अंदर न सिर्फ शिकायत की जा सकती है बल्कि इसके ऊपर हम सख्ती कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक हम काफ़ी दफातर को न सिर्फ सील किया जा चुका है बल्कि पीनल एक्शन भी लिया गया है। अच्छा। और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 12 इन्फोर्समेंट एक्शंस जो है वो किए जाते हैं।
न सिर्फ सरकारी दफातर पर बल्कि निजी दफातर के ऊपर भी हमारी जो SOP है 50% की उसके ऊपर सख्ती की जा रही है। ठीक है। अगर कोई शख्स समझता है कि उसको कहीं शिकायत करनी है तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनकी जो रिस्पेक्टिव हेल्पलाइंस हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा कमिश्नर ऑफिस है उसकी हेल्पलाइन को यूज़ किया जाए, MCL की हेल्पलाइन को यूज़ किया जाए। किसी भी तरीके से किसी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आप हमें बताइए, हमारे सोशल मीडिया भी हैं तमाम ऑफिस के, उनको बताइए, एक्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर लिया जाएगा। सर ये भी बता दीजिएगा, जैसे कि फ़ौज तलब कर ली गई, लाहौर में इंतज़ामिया फ़ौज के साथ मिलकर कैसे SOPs पर अमल दरामद करवा रही है, किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है, उसके बाद क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? जी मेरा ख्याल है आप मीडिया कवर भी कर रहा है। रोज़ाना शाम को हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो मुश्तरका तौर पर फ्लैग मार्च करते हैं। 4 बजे के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है ताकि लोगों को याद दहानी रहे कि उन्होंने 6 बजे से पहले सब कुछ बंद करना है। हमारे लिए चैलेंजिंग है रमज़ान की वजह से, तो उस वक्त आमतौर पर ज़्यादा रश होता है, लेकिन सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मिल के न सिर्फ शहर में फ्लैग मार्च करती हैं बल्कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर SOP की कंप्लाइंस भी कराती हैं। तो एक अच्छा मैकेनिज़्म मौजूद है न सिर्फ लाहौर में बल्कि दीगर अजला के अंदर भी। जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो सब मिल के SOP की कंप्लाइंस के ऊपर, बुनियादी तौर पर कंप्लाइंस यही है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, हमने मास्क वेयरिंग जो है उसको चेक करना है और हमने ये इंश्योर करना है कि 6 बजे तमाम बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो जाएं ताकि हम 6 बजे के बाद जो है वो कम से कम ये कर सकेंगे ये ट्रांसमिशन जो है वो मज़ीद नहीं हो रही। जी ठीक है, कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। अच्छा इशाल, ये तो एक मामला लाहौर का था, लेकिन एक दूसरा बड़ा अहम मामला है पाकिस्तान में। साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन जो स्ट्रेन है उनके पाए जाने वाले कोरोना केसेस के नमूने मिलने का इंकशाफ हुआ है और ये कराची में ऐसा हुआ। वायरस की ब्राज़ीलियन और जनूबी अफ्रीकी किस्म जो है इसके बाइस अमवात की शरह भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा ख़तरनाक वायरस समझा जा रहा है। और इनके ये भी कहा गया है कि वैक्सीन का असर भी कुछ खास नहीं होता है इस पर। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने अवाम को इस हवाले से ख़बरदार भी किया। उन्होंने एक रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा कि आगा खान यूनिवर्सिटी में 13 नमूनों का जायज़ा लिया गया, जिनमें से 10 तकरीबन जो है वायरस की जो बरतानवी किस्म है वो उसकी तशख़ीस हुई है, 2 में जनूबी अफ्रीकी जबकि 1 में ब्राज़ीली किस्म की तस्दीक हुई है। और ये साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है, अगर वैक्सीन लगवाने के बावजूद ये आप पर असरअंदाज होते हैं तो ये जानलेवा भी बिल्कुल। खुसूसी तौर पर साउथ अफ्रीका और ब्राज़ीलियन की बात की गई है कि जी कि वैक्सीनेशन के बावजूद ये आपको हो सकते हैं। क्या कहा उन्होंने, हम आपको वो सुनाते हैं। 13 जो है उसकी जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है UK वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट आए हैं। UK वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो है 60% के करीब है और 68% के करीब इसकी फैटेलिटी है। और ये जो है ये हम और जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है। ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट की अगर लग जाती है तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। जी ये गुफ्तगू आपने सुनी है, इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फैसल महमूद मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फैसल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। हमें कैसे मालूम हुआ कि इस पर वैक्सीन असर नहीं कर रही है? हम इन दोनों की साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की बात करें या फिर हम ब्राज़ीलियन वेरिएंट की बात करें, ये हमें कैसे मालूम हुआ? वज़ीर सेहत सिंध ने कह दिया। वालेकुम सलाम। इसमें 2-3 चीज़ें हैं एक्चुअली। तो ये जो स्ट्रेन है जो ब्राज़ीलियन है और जो साउथ अफ्रीकन है, इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं जो हमने बाद में कर दी थी। वो ये कि ये जो एक्स्ट्रा जो UK वेरिएंट के अलावा जो वायरसेस मिले हैं वो या फिर UK वेरिएंट हैं या ये ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। वो जो टेस्ट है जो दोनों में फ़र्क करता है वो इस पे नहीं हुआ, मगर ये ज़रूर है कि दोनों में से कोई एक है। और जहाँ तक इसके अंदर वैक्सीन का ताल्लुक है तो ये हमको मालूम है कि जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है J&J है और नोवावैक्स यहाँ पे नहीं है, उनके खिलाफ ये वैक्सीन थोड़ी सी इनके खिलाफ कम काम करती हैं। अलबत्ता साइनोफार्म साइनोवैक के खिलाफ इस पे तहकीक नहीं हुई है। मगर तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना ज़रूरी है कि इवन दो ये वैक्सीन थोड़ी कम काम करती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी काम नहीं करती, और अमात की खैर में फिर भी कमी आती है इससे। बिल्कुल सर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इशाल कि जो पाकिस्तान में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, चाइनीज़ वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, उस हवाले से कोई रिसर्च मौजूद नहीं है कि ये असर करती है या नहीं करती है। जी, तो इस पर भी रिसर्च नहीं भी है। याद रखें ऑब्वियसली रिसर्च इन स्ट्रेन्स पे सिर्फ उसी वक्त होगी जब आपका
जो ट्रायल्स हैं वो उधर हो जहाँ पे ये स्ट्रेन ज़्यादा मौजूद हो। तो जब ये जो 3 वैक्सीन हैं इनकी जब ट्रायल्स भी थी साउथ अफ्रीका में, तो उस वक्त उनको ये पता लगा था कि शायद ये काम नहीं करती। बट चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये खदशा है, ये कंफर्म अभी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सैंपल साइज बहुत छोटा था जिनके अंदर ये वायरस था उस जमाने में। डॉक्टर साहब, एक और भी बात अजहर पचौरी की, जैसे आपने सुनी भी होगी उनकी गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि जब आपने वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आप ब्राज़ीली वेरिएंट के शिकार हो जाते हैं या फिर जैसा कि दूसरा यूके वेरिएंट है, अफ्रीकी वेरिएंट है, मुतासिर होते हैं तो ये ज़्यादा जानलेवा साबित होगा, आप बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं। तो ये तो ठीक है, हो गया, हमने वैक्सीन लगवा ली, क्या हमें वैक्सीन का अमल फिर से रिपीट करना पड़ेगा? तो ये कैसे हमें पता चलेगा कौन सी वैक्सीन हम पर असरअंदाज हो सकती है? इसमें 2 वजाहत हैं। एक तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको वैक्सीन लगी है उसके बाद भी बीमारी लगेगी तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब होगी बनिस्बत इसके अगर आप वैक्सीन नहीं लगी थी। तो याद रखें, वैक्सीन आपको फिर भी बुरी बीमारी से बचाता है, और ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगाने से खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। सेकंड चीज ये कि ये आपने बहुत ही मुश्किल और बहुत ये सवाल सभी के जहन में है कि क्या हमको कैसे पता लगे कि वैक्सीन हमको चेंज करनी है या नया स्ट्रेन आएगा तो क्या करें। याद रखें, ये जो वेरिएंट्स है ये यहाँ तक इसकी खतरा नहीं भी, ये तो वेरिएंट्स आते रहेंगे फ्यूचर के अंदर, और उनको पता है कि बकिया वायरसेस भी यही करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इसके वेरिएंट्स या स्ट्रेन हर साल नए आते रहते हैं। एंड यही हम देख रहे हैं अभी, एंड होपफुली प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर या उसके बाद साल में हमको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये हमको कितनी दफा वैक्सीन लगानी है, और क्या वैक्सीन चेंज करके लगानी है, बूस्टर लगानी, क्या करना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और अहम यही है इशाल कि ये जो रिसर्च है, ये जो पाकिस्तान में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है उस हवाले से कोई रिसर्च नहीं की गई कि वो उस पर असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये बात कहना जो पाकिस्तान में साइनोफार्म की या कैंसिनो की जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है उस हवाले से दुरुस्त बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन लगवाने के अलावा हमारे पास तो और कोई सोल्यूशन ही मौजूद नहीं है। हमने वैक्सीन लगानी है जब इस तरह की रिसर्च ही कंडक्ट नहीं की गई कि ये जो वेरिएंट्स मुख्तलिफ हैं, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हो, ब्राजीलियन वेरिएंट हो, या कल को खुदा न खास्ता कोई और वेरिएंट सामने आता है, हमारे पास तो वैक्सीन के अलावा हल मौजूद ही नहीं है। तो बगैर रिसर्च के ये बात कर देना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर एस्ट्राजेनेका की बात हुई है या J&J की बात हुई है, जॉनसन एंड जॉनसन की, तो पाकिस्तान में तो वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में जो वैक्सीन अभी तक इस्तेमाल हो रही हैं वो यही बताया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से, माहिरीन की जानिब से, कि वो लगानी बहुत ज़रूरी है। और वो जो इस वक्त का हमारा मौजूदा वेरिएंट है उसको बहुत हद तक, बहुत ही ज़्यादा बल्कि वो उसको कवर कर रही हैं, उससे आपको महफूज रख रही हैं। और जिसकी 2 डोजेज़ हैं वो 2 डोजेज़ लगवाएं, जो कि 1 डोज है उसकी 1 डोज लगवाएं। और ये इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास और हल क्या है भाई, ऑप्शन रह गई है, खुद से सवाल करें और हल क्या है, और हल कोई नहीं है, वैक्सीन लगवाएं जाके। खैर दूसरा मामला ये है कि बच्चों को वैक्सीन कब से लगाई जाएगी। बच्चों को अब हर माँ बाप का जो है ना वो ज्यादातर कंसर्न यही है कि बच्चे हमारे महफूज कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमने स्कूल बंद कर दिए, उनका तालीमी जो हर्ज है वो भी हो रहा है, हमने स्कूल कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे हम जाएंगे कि हमें खोलने पड़ेंगे। तो बच्चों को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी के ऊपर बात कर लें तो डिफरेंट जगहों पर काम भी हो रहा है, हम उसी हवाले से जो बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान शरीफ, खासतौर पर हमसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से शुबहात सामने आ रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, मौसर है या नहीं। फिर हम साथ ही बच्चों के हवाले से बात करते हैं कि बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है कि हम बच्चों को वैक्सीनेट कब तक करवा सकेंगे, बच्चों के लिए इस पे कितना काम हो चुका है और कितना भी होना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन और गुड मॉर्निंग। तो ये बहुत अच्छे सवालात आपने इस वक्त पूछे हैं। एक तो जो बच्चों के बारे में वैक्सीनेशन का है, जो फाइजर बायोटेक जो कि सबसे पहली वैक्सीन अप्रूव हुई थी वो ऑथराइज है 16 ईयर्स के एज तक। तो जो रिसेंट फाइजर बायोटेक ने अपना डेटा पब्लिश किया है जिसमें तकरीबन 2260 बच्चे थे, और आधे बच्चे जो थे वो प्लेसिबो में थे, आधे बच्चे जिनको वैक्सीन मिली थी। तो उनका जो रिजल्ट है वो 100% वैक्सीन इफेक्टिव है 12 से 15 साल के बच्चों में। और ये डेटा ऑलरेडी रिपोर्ट किया गया है मीडिया को, और अप्रैल की 8 तारीख को इन्होंने रिक्वेस्ट की है FDA से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसको हम EUA कहते हैं। और जो बच्चे जिनको वैक्सीन मिला था उनमें किसी भी बच्चे को कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन प्लेसिबो ग्रुप में हुआ। तो एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा 3 जो ट्रायल इस वक्त चल रहे हैं, एक तो फाइजर बायोटेक का है 11 साल से कम उम्र के बच्चों का, मॉडर्ना का ट्रायल है 6 महीने से 11 साल के बच्चों का, J&J का ट्रायल है। तो ये सारे ट्रायल प्रोसेस में हैं और उनका रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि 2022 तक आ जाएगा। जहाँ तक जिस पहली स्टडी का मैंने बात किया
वो उसकी अप्रूवल प्रॉबली अगले कुछ महीनों में हमें मिल जाएगी और ये एक्सपेक्टेड है कि अराउंड अगस्त सितंबर में बच्चों को एज 12 to 15 ये वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड वी आर होपिंग कि स्कूल जब खुलने वाले होंगे समर वेकेशन के बाद बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाएगी और देन दे कैन गो विद सेफ्टी एंड ठीक है डॉक्टर साहब, आप 2022 की बात कर रहे हैं अभी, यानी बच्चों के लिए हमें मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा और अभी दीगर जो वैक्सीन्स हैं, कंपनीज हैं, वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। मतलब 2022 तक हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम बड़ों को वैक्सीनेट करवाते जाएं ताकि हर्ड इम्यूनिटी की जानिब हम बढ़ रहे हों और बच्चों को ये कहें कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात करते रहें। जी हाँ, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हमें जब तक वैक्सीन नहीं मिलती हमें एहतियात करनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई तरीका है नहीं इसका। एक चीज़ ये अच्छी होती है बच्चों में कि अगर आप उनको कोई चीज़ सिखाएं तो वो आसानी से सीख जाते हैं, जैसे बच्चों को मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर, क्लीनलीनेस। तो बच्चे आजकल उन चीज़ों पे काफ़ी काम कर रहे हैं, यानी जब वो स्कूल जाते हैं तो इन सारी चीज़ों पर वो काफ़ी बच्चों को मोल्ड करना ज़्यादा आसान है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे और हमें बताया वहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस तरीके से बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम हो रहा है। अच्छा, बात इशाल सबसे ज़्यादा ये है कि हमें लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। बहुत सीधी सी बात है। आपके पास हल है कोई? अगर कोई आपके पास ऑल्टरनेट है, आप लोगों से पूछें जो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वो आपको जवाब देंगे नहीं। तो एक ही हल है हमारे पास कि अगर साइंटिस्ट ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, हुकूमतें ये बात कर रही हैं कि आपको वैक्सीन लगानी है तो वैक्सीन लगाइए। और जो पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर वैक्सीन लगाई जा रही हैं उस हवाले से हम आपको क्लियर कर देते हैं कि उनके ऊपर पहले ट्रायल्स किए गए थे, ट्रायल्स के बाद वो आप लोगों को लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे, लोगों ने वॉलंटियर किया था। बहुत सारे जानने वाले इस ट्रायल का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये वैक्सीन जो है वो अवाम के लिए ओपन की गई है, अवाम को लगवानी शुरू की गई है। तो इसलिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेट हो जाएं ताकि आप पहले खुद को महफूज कर लें, उसके बाद आप अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे बच्चों की, क्योंकि अभी तक जो माहिरीन है वो यही बता रहे हैं कि बच्चों का जो वैक्सीन है उसे आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप वैक्सीन लगवाइए। 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं अब वो वैक्सीन लगवा सकते हैं पाकिस्तान में, तो लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवाइए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। एक बहुत ही आज ख़ास दिन मनाया जा रहा है, उन लोगों को का दिन आज मनाया जा रहा है जो कि आपको सड़कों पर धूप में, गर्मी में, बारिश में हर वक्त मतलब आपको तैयार खड़े नज़र आते हैं मेहनत के लिए, मजदूरी के लिए। उनका कोई दिन नहीं है लेकिन फिर भी हम उनका दिन मनाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मज़दूरों का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद मज़दूरों, मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाना भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यौम मई की हम बात करें तो इसका आगाज़ 1866 में जो है 1886 में हुआ था। मेहनत कशों की तरफ से जो है मतलब कि 8 घंटे के औकातकार की बात हो रही थी, मुतालबात हो रहे थे। इसी पर बात करेंगे। PTUDC के मरकज़ी रहनुमा, मजदूर रहनुमा इलियास खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप आए। सर ये बताएं कि हम यौम मजदूर बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो तकरीबन अब हम देख लें तो 1.5 सदी जितना अरसा गुजर गया, लोग ये दिन जो है मना रहे हैं, लेकिन क्या इसका आज तक कोई फ़ायदा हुआ? इसका मकसद क्या है? मकसद पूरा हो सका? देखिए ऐसा है कि 1886 को एक वाक़या हुआ शिकागो, अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर। वाक़या ये क्यों हुआ था? एवरीबॉडी नोज़ कि मेहनत कशों ने अपने बुनियादी हकूक़ के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ी, प्रोटेस्ट कर रहे थे। 8 घंटे से ज़ायद काम लिया जाता था उनसे, 12 से 14 घंटे तक वो काम करते थे। तो मेहनत कशों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। नतीजतन पुलिस ने, जैसे पुलिस गर्दी होती है, पुलिस ने फायरिंग की और बेशुमार मज़दूर जो थे वो शहीद हुए उस वाक़े में। उस वक्त से उसके बाद 87 हुआ। 87 में यौम मई नहीं किया गया। उसके बाद 1888 हुआ, यौम मई नहीं हुआ। उसके बाद 1899 में
कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने जो फर्स्ट इंटरनेशनल थी, जो मज़दूरों की आलमी तंजीम थी, उसमें ये फ़ैसला हुआ बर्लिन के अंदर कि हम हर साल पूरी दुनिया में लेबर डे 1 मई को करेंगे और इस 1 मई पर अहद करेंगे कि जब तक पूरी दुनिया में कैपिटलिस्टिक इकॉनमी को उखाड़कर सोशलिस्टिक इकॉनमी का वजूद अमल में नहीं आ जाता, हम मुसलसल जद्दोजहद करते रहेंगे। तो खान साहब मकसद तो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज भी मजदूर की जो हालत है वो हम देखें तो रोना आता है। दुरुस्त कर रहे हैं कि इनकलाब तो नहीं हुआ ना जी। इनकलाबात जब शुरू होंगे, 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर, और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर मेहनत कशों को वहाँ पर प्रॉपर उनको रिलीफ मिला इनकलाबात के बाद। जब तक सोशलिस्ट इकॉनमी नहीं आती रेवोल्यूशन के बाद, तो मेहनत कशों का राज जब तक नहीं होता, उस वक्त तक मेहनत कशों के मसले हल नहीं होंगे। ना सिर्फ मेहनत कशों के बल्कि जनरल पब्लिक के भी मसले हल नहीं हो सकते। ये आप तो रहनुमा है मजदूरों के, आप क्या समझते हैं क्या मसाइल हैं उनके जो कि हुकूमत तक भी नहीं पहुँच पा रहे, जो कि आम आदमी भी नहीं जानता? क्या मसाइल हैं उनके? मसाइल ज़ाहिर बात है, यहाँ पर जो मिनिमम जो वेजेस हैं मजदूर की उजरत जो है वो 17.5, अभी मेरा ख्याल है कुछ इन्होंने इजाफा किया है। पंजाब के अंदर 2000 रुपये इजाफा किया गया, 2000 मेरा ख्याल 19,500 कर दिया। आई डोंट थिंक कि एक फैमिली जो है वो 19,500 में, आप खुद बताइए कि वो आप उसके घर के अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं, क्या वो अपने घर को चला सकते हैं? नहीं चल सकता। तो ये तो उनको पता है जो ये काम करते हैं। आई डोंट थिंक उनके मसले हल हो नहीं सकते इस निज़ाम में। जबकि दूसरी तरफ आप देखें मेहनत कश, चाहे वो सनती मज़दूर हैं और चाहे वो ज़रई मज़दूर हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। ये हम जो लिबास पहनते हैं, ये जो हम खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, चाहे खेत मज़दूर है चाहे फैक्ट्री मज़दूर है, वो सब कुछ उनकी बदौलत ही ये सारा कुछ आ रहा है। लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। उनके जिस्मों पर चीथड़े हैं, उनके पाँव में जूतियाँ नहीं हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो लाइलाज मर रहे हैं। इलाज मौजूद है लेकिन पैसे नहीं हैं। ना उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ना उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ना उनके घर का किचन चलता है। इस निज़ाम में, जिसको हम निज़ाम सरमायादारी कहते हैं, जब तक ये निज़ाम सरमायादारी मौजूद है, ये 150 साल हो गया, ये 150 साल और भी लग सकता है, बल्कि सदियाँ बीत जाएंगी, मसला एक भी हल नहीं हो सकता जब तक निज़ाम तब्दील नहीं, जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा। ठीक है, ये निज़ाम ना हमेशा से है ना ये हमेशा रहेगा। और इसकी शुरुआत जो है 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन और लियन ट्रॉट्स्की, वो इनकलाब हुआ था और उसकी हासिलात जो हैं वो मेहनत कशों ने देखी। खान साहब, हम ये देखते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, हम पिछले गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जी के लोग ये बात करते हैं कि जी के इस दिन यौम मज़दूर जब मनाया जा रहा है, इस दिन का क्योंकि छुट्टी होती है तो मज़दूरों को उल्टा दुख हो रहा होता है कि आज की दिहाड़ी भाई हमारी नहीं लगने लगी है। बिल्कुल। लेकिन जब वही मजदूर हमारे घर में काम कर रहा होता है तो हम उसको इज्जत देने को भी तैयार नहीं होते। इज्जत कितना बड़ा मसला है कि हर शख्स को इज्जत दी जाए, वो जो भी काम कर रहा है। आप कोई काम कर रहे होंगे, आप एक अपने मनसब पे होंगे, वो भी कुछ काम कर रहा है, उसको कम से कम और आप कुछ नहीं दे सकते, इज्जत तो दे दें। नहीं, इज्जत, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये इस निज़ाम की गलाजतें हैं, ये गंदगी है इस निज़ाम की कि हम नफरत करते हैं मेहनत कश से। ये हमारी नफ्सियात में ये चीज़ जा चुकी है। हालांकि यहाँ पर अजीम आदमी या बड़ा आदमी किसको कहा जाता है? जिसके पास बहुत दौलत है, फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में। हालांकि वो बड़े छोटे लोग हैं। छोटा तो वो, बड़ा इंसान तो वो है जो मेहनत कर, जो हमारे लिए लिबास बना रहा है, जो हमारे लिए इमारतें खड़ी कर रहा है, जो हमारे लिए कपड़ा बुन रहा है, जो हमारे लिए जूतियाँ बना रहा है, जो फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करता है। बड़ा आदमी वो है। बड़ा आदमी वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और किसी वजह से उसने चोरी की है, बददियांती की है, डिसऑनेस्टी की है, क्रुकनेस के साथ, वो बड़ा नहीं है, वो छोटा इंसान है, क्योंकि वो काम नहीं करता कोई। जो काम करता है बड़ा वो है। इसलिए ये हमारी नफ्सियात बन गई है कि ये छोटे लोग हैं, इनकी इज्जत ना की जाए। हमें तो मज़हब का भी नहीं पता। अगर हम मज़हब की तरफ देखें तो इखलाकियात में यही है ना कि आप गरीब और मेहनत का तबका जो है उसके साथ मोहब्बत करें। हमारी नफ्सियात में ये चीज़ आ चुकी है, हम उनसे नफ़रत करते हैं। हालांकि वो बड़े अजीम लोग हैं। जो मेहनत कश तबका है वो बड़ा अजीम है कि वो समाज को वो चला रहा है, सोसाइटी को वो चला रहा है। ये फैक्ट्रियाँ, ये कारखाने, ये ट्रेन, ये जहाज़, ये दफातर, ये सारे वो चला रहे हैं। खेतों के अंदर मेहनत कश तबका अगर हल चला के आप गंदम पैदा ना करे तो हम खा नहीं सकते।
ठीक है। अगर वो सब्जियां ना बनाए, अगर वो चावल की काश्त ना करे, अगर वो फल फ्रूट सब नहीं, ये तमाम नहीं, तो सर हम इस दिन को मनाने की रूह को समझ पाएं, आपको ये लगता है कि हमें पता है कि इस दिन का मकसद क्या और हम ठीक तरीके से मना रहे हैं या हमें पता ही नहीं है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया है हमजा साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ये एक ऐसी शौरी लड़ाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेहनत कशों के बेशुमार लीडर जो हैं वो एक रवायती तौर पर ये दिन मनाते हैं। अच्छा। बस जैसे मुख्तलिफ दिन मनाए जाते हैं, वॉक कर ली, दूसरे मुख्तलिफ ख़वातीन का वगैरह सेमिनार करा लिए। हालांकि इसका मकसद जो है इस दिन का, वो मकसद ये है कि हर यौम मई को शिकागो के मेहनत कशों ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया, उसको, उसके मकासद को समझा जाए कि उसका पस मंज़र क्या था। इसको हाईलाइट किसने किया? मज़दूरों की मेहनत कश तबके की जो 30 पहली इंटरनेशनल थी, उसके जो कायद थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स, उन्होंने इसका फ़ैसला किया था कि हर साल हम तजदीद अहद करेंगे मेहनत कशों के साथ, और ये दिन उस वक्त तक मनाया जाता रहेगा जब तक कुर्राए अर्ज़ पर तमाम मुल्कों में निज़ाम सरमायादारी ख़त्म करके एक अगला अहद, जिसको हम सोशलिस्ट निज़ाम कहते हैं, जब तक उसकी शुरुआत नहीं होती उस वक्त तक ये दिन मनाया जाता रहेगा। रैलियाँ करना और सेमिनार करना और दिन बनाए दिन मनाना, ये मेरा मसले का हल नहीं है। ये मसले का हल नहीं है और उसकी मकसदियत को नुकसान पहुंचाने के बिल्कुल ठीक है। लियाज़ खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा, और वो यही कह रहे हैं कि ये दिन मनाने का मकसद तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम इसकी मकसदियत को समझे ना और फिर निज़ाम तब्दील ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम मज़दूरों की बात तो बहुत करते हैं सोशल मीडिया पे, सुबह से मैं देख रहा हूँ, बल्कि रात से ही जब 1 मई शुरू हुई तो अशार लगना शुरू हो गए थे, तो आप कम अज़ कम और कुछ नहीं कर सकते, उनको इज़्ज़त देना शुरू। बिल्कुल ऐसे ही हम रोड्स पर बैठे हुए देखते हैं मज़दूरों को किस ज़बूहाली का शिकार हैं, इस आस उम्मीद पे बैठे होते हैं कि आज कोई गाड़ी रुकेगी, अभी कोई गाड़ी रुकेगी तो हमें कोई काम मिल जाएगा, हम अपने घर वालों के लिए कुछ कमा लेंगे। तो खुदा रहा उनके लिए भी सोचें जो कि इस वक्त हमारे मुंतज़िर हैं कि हम कब हमें काम मिले, हम कब कुछ कमा सकें, उनके हुकूक का, उनकी इज्जत का, जैसे हमजा ने कहा, ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं हमजा। हाँ, बात करेंगे, बड़ा ही अहम मामला है। बिल्कुल, मतलब कि ये आंख से रिलेटेड मामला है। अगर आंख ना हो, ये कुदरत की एक बहुत ही अजीम नेमत कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आंख अगर ना हो या ठीक ना हो तो आप दुनिया के जो हसीन नज़ारे हैं उनको देख नहीं सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसे जो ही है। रोशनियाँ हैं, जो रंगो नूर है, उससे महरूम रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मतलब खुदा की ये बेहतरीन नेमत अहम भी है और इंतहाई हसास भी है, इसलिए आंखों की कोई ना कोई शिकायत अक्सर आपको घेरी लेती है। इनमें सबसे संगीन मसला आंख का कैंसर है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक हमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में हर साल 2200 मरीज आंखों के सरतान में, यानी कि आंखों के कैंसर में मुब्तला होते हैं, और हर साल इस तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस रिपोर्ट से पहले मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पर बात करूं तो मुझे यही लगता था कि आंखें क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी बीनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, कोई इतना संजीदा मामला नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद मैं भी पहली दफ़ा मुझे लगा कि ये बहुत संजीदा मामला है, और इसमें बच्चों में ये बहुत ज़्यादा फैलता है। बच्चों में इस तरह की जो माहिरीन ये कहते हैं कि तादाद बहुत ज़्यादा है कि बच्चे जो हैं वो आंखों के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। 30% रेशो बताई गई है। तो हम अगर बच्चों की आंखों को भी बर वक्त हमें पता चल जाए तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि बच्चे की आंखों में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है। बड़ों के लिए भी सेम है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि भाई एक मुद्दत जो है, एक उम्र आप गुजारते हैं, उसके ऊपर जाके आपकी आईसाइट वीक होनी शुरू हो जाती है, या कुछ आपको आंखों के मर्ज जो है उनमें मुब्तला होना पड़ता है। लेकिन ये नहीं है, ये बच्चों में से ही स्टार्ट हो जाती है, छोटी उम्र में। ऐसे ही है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आई कैंसर से ज़्यादातर बच्चे ही मुतासिर हो रहे हैं, और अगर बर वक्त इलाज शुरू हो जाए तो बीनाई बच सकती है। माहिर अमराज़ चश्म ये भी कहते हैं कि आंखों के सरतान का इलाज भी बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। एक तरफ तो मतलब कि कैंसर को कंट्रोल करना होता है, दूसरी जानिब जो है ये जो बिगड़ जाने वाला हिस्सा होता है उसको असली हालत में लाना भी होता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है कि दो चीज़ों को एक वक्त में देखना पड़ता है। बिल्कुल, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आंख में हल्का सा उभार या ना समझ आने वाली कोई तकलीफ महसूस हो
तो फ़ौरन चेकअप करवाएं। माहिरीन ये भी साथ साथ कहते हैं कि ट्यूमर या सरतान को रोकना पहला चैलेंज होता है। अगर ये फैल गया तो आँख ज़ाया भी हो सकती है, गफलत के नतीजे में मौत भी वाक़या हो सकती है। तो बहुत ही कह लें कि ये तकलीफ़देह मरहला होता है जब आपको किसी अपने की आंखों के खोने का पता चले कि आंख ज़ाया हो चुकी है या फिर कोई भी वजह बनी है। ठीक है, इसी सूरत हाल पर बात करें, हम किस तरीके से अपनी आंख का ख्याल रख सकते हैं, हमें कब डॉक्टर से रुजू करना है। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर तैयब अफगान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बच्चों में आंखों के कैंसर की हम बात करते हैं, बड़ी वजूहात क्या आप देख रहे हैं और ये मतलब कि कितना खौफनाक मामला है, हम बच्चों पे तो इतना ध्यान ही नहीं देते। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसे कि आप खुद ही अभी बता चुके हैं कि बच्चों में आई कैंसर जो है यानी आँख का जो कैंसर है वो न सिर्फ ये हो सकता है नज़र को मुतासर करता है, जानलेवा भी हो सकता है। उसके बाद उसका जो ऑपरेशन करने के बाद फिर उसके जो आँख की शक्ल और चेहरे की बनावट इसको भी मुतासर कर सकता है और ये बहुत सारे यानी मसाइल से दो चार हो सकते हैं, मरीज़ भी और जो है मरीज़ के वालिदैन भी। तो इसलिए आँख का कैंसर इसका इलाज बर वक्त करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, बच्चों में आंखों के कैंसर की अलामात क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि बच्चों की आंखें मुतासिर हो रही हैं किसी भी वजह से, और फिर दूसरा क्या पाकिस्तान में इसका मौसर इलाज मौजूद है। वजूहात भी बता दीजिएगा कि वजूहात क्या हैं कि बच्चे की आंखें मुतासिर होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आँख का कैंसर हो या जिस्म के अंदर कोई भी कैंसर हो, उसकी वजूहात अक्सर मालूम नहीं। मसलन आपको ये तो हर एक को मालूम है कि सिगरेट नोशी से फेफड़े का, मुंह का या मैदे का कैंसर हो सकता है, कुछ वायरस हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, लेकिन अब हर कैंसर की वजह मालूम नहीं। बच्चों में जो आँखों का कैंसर है उसमें ज़्यादातर जो कैंसर हैं उसे हम वो एक तो जो सारे जिस्म में कैंसर होते हैं उसी का इजहार जो है आँख में भी होता है। मसलन ब्लड कैंसर है वो भी, और ब्लड कैंसर की कुछ वजूहात तो मालूम है कि जैसे जो हमारे जो है इन्वायरमेंट है, जो इसमें माहौल है जिसके अंदर जो रेडिएशंस बढ़ रही हैं, खुराक में तब्दीली आ रही है, हमारी आदात के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर मतलब ये सारे एक समझ लें एक अंदाजे हैं। इस मुहक्कक जो है क्या वजह है हर एक चीज़ इसकी तो बताया तो नहीं जा सकता। तो इसलिए लेकिन ये बात जैसे आपने फरमाया कि जो है ये कैंसर बढ़ रहा है और पिछले कई सालों से तकरीबन पहले अगर साल में 100 कैंसर होते थे तो अब तकरीबन 127 कैंसर होते हैं। तो ये एक जी काफ़ी यानी अलार्मिंग सिचुएशन है। और वजूहात उसके बाद आपने पूछा कि इसकी इलामात क्या हैं जिसको जी हाँ, तो इलामात के अंदर सबसे अहम बात यह कि देखें जो आई कैंसर में एक सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, वो उसका जो वो ऐसे जाहिर होता है जैसे आँख के अंदर सफ़ेदी है, जैसे बिल्ली की आँख चमक रही होती है रोशनी में, अंधेरे में सफ़ेद नज़र आती है, तो इसे कैट्स आई जिसे कैट्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी सफ़ेद नज़र आएगा। और आम आदमी, आम डॉक्टर भी उसे शायद कहे ये सफ़ेद मोतिया है। ये बहुत अहम इलामत है जिसे हम आमतौर पर टेक्निकली ल्यूकोकोरिया कहते हैं, यानी सफ़ेद आँख में सफ़ेदी का नज़र आना, ये एक सबसे अहम और बड़ी इलामत है। तो डॉक्टर साहब क्या पाकिस्तान में इसका मौसर इलाज भी दस्तयाब है या नहीं है? अगर कोई मरीज़ इसमें मुब्तला हो गया, उसकी आँख इन्फेक्ट हो गई है, तो क्या मौसर इलाज दस्तयाब है पाकिस्तान में? जी हाँ, इलाज तो दस्तयाब है, इलाज का तो इतना इशू इसमें नहीं है, इसलिए कि इलाज इसका तो सबसे अहम बात यह है कि बर वक्त तशख़ीस हो जाना। अब बर वक्त तशख़ीस हो जाएगा तो आँख बच जाएगी, नज़र भी बच जाएगी और ज़िंदगी भी महफूज हो जाएगी। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे पास ठीक है वालिदैन बच्चे को लेकर आते हैं जब यानी बहुत देर हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इससे बचा भी जा सकता है, क्या किया जाए कि इससे बचा जाए? बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर दिया जाए, बच्चों की खुराक बेहतर कर दी जाए, क्या किया जाए? ये कुछ मालूम हो सका अभी तक? देखिए ये जो बात है ये तो एक अंदाजे हैं सारे, ये हम बचा नहीं जा सकता, ये मैं आपको बता दूं। मसलन ये है कि एक चीज़ सिर्फ है कि ये ख़ानदान में मौरूसी हो सकता है रेटिनोब्लास्टोमा, और इसके अलावा और भी आई कैंसर। अब उसमें बचने की कोई और वजह
तो नहीं, बस एक ये है कि अगर आपके किसी ख़ानदान में ये हिस्ट्री मौजूद है तो शादी ख़ानदान के अंदर शादी करने से गुरेज किया जाए, ये एक बहुत समाजी यानी और डिफ़िकल्ट सी बात है जो बताना भी और कहना भी। तो ये एक ही, बाकी कोई और हम ये नहीं कह सकते कि ये काम करो इस तरह, ये खुराक हो या ये सबसे अहम बात सर, एक सर तशखीस हो जाए। सर तशखीस कैसे हो? हमें बच्चे बता नहीं सकते हैं, पेरेंट्स को इतना शऊर नहीं है, फिर क्या आप माहिर अमराज़ चश्म है, क्या हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो उनको भी इस बात का उतना ही इल्म है जितना आप हमारे साथ जिक्र कर रहे हैं, या फिर आमतौर पर तो ऐनक लगा दी जाती है या फिर कह दिया जाता है कि इसका लेज़र कर लिया जाए तो शायद मसला ठीक हो जाए? सफ़ेद मोतिये का आप जिक्र कर रहे थे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हर सतह पर मालूमात की कमी मौजूद है। सबसे पहले तो वालिदैन जो है वो एहतियात नहीं करते, सफ़ेदी आ गई आँख एकदम टेढ़ी हो गई, आँख मोटी होनी शुरू हो गई या आँख सुर्ख हो गई और काफ़ी अरसे से सुर्ख हो गई और इसको मामूली सा जो है समझ के यानी उसको देर कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, जीपी के पास जाते हैं, उनको हर एक को इसका इदराक नहीं होता। उसके बाद यानी आई स्पेशलिस्ट भी बाज़ दफ़ा गलती कर सकते हैं, तो जब उनको जहन में ये ना हो कि ये बाज़ दफ़ा यहाँ तक हो सकता है कि वो ऑपरेशन सफ़ेद मोती का करना शुरू कर दें और बाद में पता चले कि ये सफ़ेद मोतिया नहीं था। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं। तो हर सतह पर जो है नॉलेज यानी इसकी अवेयरनेस की कमी मौजूद है और इसके लिए जो है यानी बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस की कमी मौजूद है। इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, आंखों के हवाले से भी बच्चों का खास ख्याल रखें और हम डॉक्टर से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे बाकायदा रिसर्च की जाए आई कैंसर के। बिल्कुल ऐसा ही है, और ना सिर्फ आप बच्चों को देखें और बच्चों को अगर आईसाइट उनकी वीक है उन फ़ौरन नंबर लगा दें, बल्कि पूरी मुकम्मल तशखीस होनी बहुत ज़रूरी है कि आया कहीं आँख का कैंसर तो नहीं है या कि कोई और मर्ज़ तो नहीं, जैसे कि सफ़ेद मोतिया भी डॉक्टर साहब ने कहा, इस तरह की कोई अलामात तो नहीं है, और अगर हैं तो उनको फ़ौरन से पहले बर वक्त ट्रीट कर लिया जाए ताकि किसी भी बड़ी मुसीबत से या मुश्किल से बचा जा सके। हम अपने बच्चों को भी बचा सके। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई के मुसलसल हमलों से जो निढाल अवाम है उन्होंने कुछ सुख का सांस लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओगरा की सिफारिश को मुस्तरद करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने की हिदायत जारी की और इजाफा नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में बताया कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 10 रुपये इजाफे की सिफारिश की गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया है। आवाम पेट्रोल बम से तो बच गई है, मगर माए मुक़द्दस में महंगाई का जो जादू है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। आम बाज़ारों में दुकानदार मनमाने नरखों पर अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं। चक्की की कीमतें आसमान से चिकन की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मतलब हम देखें तो वो आम आदमी की तो पहुंच बिल्कुल। और मटन को तो सिर्फ आप दूर से देखें और गुजर जाना मुनासिब समझें, और इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ फल हैं सब्जियां उनकी बात करें तो वो भी आवाम की पहुंच से दूर हैं, और आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए जो सस्ते रमज़ान बाजार हैं वो भी महंगे साबित हो रहे हैं, जहाँ चीनी और आटे के लिए रोज़ेदारों को कतारों में खड़े होना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई हुकूमत को समझना होगा कि इसकी सबसे जो हुकूमत की जो सबसे बड़ी अपोजिशन है वो महंगाई है, नाक़िस कारकर्दगी है। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा तहरीक इंसाफ की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि अवाम जो है वो इस वक्त उनसे नाला नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अवाम महंगाई से तंग है, और जब महंगाई पे कंट्रोल पाया जाएगा तभी शायद हुकूमत जो है वो असली मानों में इस जो माशी बहरान है इससे निकल पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे माहिर मौशी उमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद। साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा, रमज़ान के महीने में भी रिकॉर्ड महंगाई देखने को मिल रही है, हुकूमत को प्राइस कंट्रोल करने में क्या मुश्किलात हैं? देखिए, ये पाकिस्तान में और बहुत सारे और मुस्लिम ममालिक जो हैं जिनमें हुकूमतें जो हैं वो कमज़ोर हैं, जनरली रमज़ान के महीने में महंगाई बाकी महीनों के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी एक वजह तो डिमांड एंड सप्लाई है, क्योंकि आप देखें कि रमज़ान के महीने के दौरान हमारा जो है तवज्जो 2 चीज़ों पे रहती है, इबादत पे रहती है और फिर खुराक पे रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है
और हुकूमत अगर कमज़ोर हो और वो सप्लाई नहीं बढ़ा पाती तो फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। जो ममालिक मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो ताकतवर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे मलेशिया है, वहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो इस बात के दे मेक श्योर के रमज़ान के महीने के दौरान ख़ास तौर पे तेल जैसी चीज़ों पे, जो चीनी जैसी चीज़ें हैं, उनकी सप्लाई बढ़ा दी जाए ताकि डिमांड बढ़ने के नतीजे में उनकी कीमत ना बढ़े। हमारे यहाँ पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ज़ोर होता है छापे मार देने पे या डंडे के ज़ोर पे या कोई प्राइस कमेटी बना दें। हम सीख नहीं रहे हैं कि हम पिछले 50 साल से यही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में कीमतें कम नहीं हो पाती। तो यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि रमज़ान के महीने से पहले हुकूमत जो है दे शुड मेक श्योर कि जो सप्लाई है, ख़ास तौर पे उन चीज़ों की जिनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है रमज़ान के महीने में, सप्लाई बढ़ा दे ताकि डिमांड के बढ़ने के नतीजे में कीमतें ना बढ़े। फारूक सलीम साहब, नए वज़ीर ख़जाना ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई चेन के हवाले से अहम इक़दाम करने का फैसला किया है ताकि आड़ती का किरदार कम से कम किया जा सके। क्या इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सकेगा? मैं नहीं समझता हूँ कि सारा फोकस जो आड़ती के ऊपर किया जा रहा है। देखिए, पिछले तकरीबन 32 महीनों में आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए किलो से अब 70 रुपए किलो पे पहुंच गई है। चीनी की कीमत कहीं 55 रुपए किलो से 100 से ऊपर चली गई है। इसमें आड़ती तो 32 महीने पहले भी था, वो आज भी है। आड़ती एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आड़ती को निकाल दिया जाए तो जो सप्लाई चेन है, जिसको कहते हैं, वो सप्लाई चेन डिस्रप्शन हो जाती है। वो बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस खेल के अंदर, और अगर उसको निकालने की कोशिश की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि चीनी या जिस चीज़ में चीनी की या आटे की जिसमें आड़ती का रोल निकालने की कोशिश की जाएगी, उससे सप्लाई चेन मजीद डिसरप्ट हो जाएगा और कीमतें कम होने की बजाय कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बताइएगा कि कोरोना की जो मौजूदा लहर है मईशत के लिए किस कदर मुश्किल का बायस बन रही है और मज़ीद बन सकती है, क्योंकि हमने ये देखा कि हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना का भी था, और क्या कोरोना की वजह से सनतें बंद ना करने के फैसले से पाकिस्तान की मईशत को कुछ जो है फ़ायदा हुआ? देखिए, इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके नज़दीक अभी दो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं जो उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला महंगाई का और दूसरा कोविड से बचाव का। तो एक तो बहुत बड़ा जो है वो गैप नज़र आता है कि अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम की क्या ज़रूरियात हैं, और सियासतदान और सियासी मैदान के अंदर जो है उसमें उस सियासी मैदान के अंदर किस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। और फिर हमारे चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमती जमात हो, उन दोनों में ये कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं कि वो अपने अपने मसाइल में पड़ी हुई हैं। जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। अब महंगाई का जो मसला है ये तो पिछले 1.5 या 2 साल से चल रहा है। अब महंगाई के नतीजे में जो असरात हैं, जो बड़े ही खतरनाक असरात हैं, अब वो सामने आने लगेंगे। अब हो रहा ये है कि तकरीबन 40% पाकिस्तान की जो आबादी है, जो तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी बन जाएंगे, वो फूड सिक्योरिटी का शिकार हो गए, जिसको हम कहेंगे कि खाने के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आपको एक वक्त का खाना मिल जाता है तो दूसरे वक्त का आपको मालूम नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस सिमत से आएगा। फिर जो महंगाई हुई है पिछले 32 महीनों में, और जो हमारी औसतन आमदन गिरी है, जो दो धारी तलवार चली है, उसका खास तौर पे पाकिस्तान में जो बच्चे हैं 5 साल या उससे छोटे, उनके ऊपर बड़े खतरनाक असरात सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 40% पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो गई है, यानी कि उम्र ज्यादा है और उनके कद जो है वो कम रह गया है। और तकरीबन 30% बच्चे ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि अंडरवेट है, यानी कि उनकी उम्र ज्यादा है, उनका वजन कम रह गया है। तो अब तो ये मई के जो बड़े खतरनाक से असरात हैं वो सामने आने लगे। सर, ये भी कहिएगा, हम लोग बार बार बेरोज़गारी की बात करते हैं, तमाम हुकूमती दावों और वादों के बावजूद हुकूमत नौकरियां मुहैया करने में क्यों नाकाम है? आखिर बेरोज़गारी का जिन काबू करने के लिए हुकूमत को किन फौरी इक़दाम की ज़रूरत है? देखिए, महंगाई की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि नए वज़ीर ख़ज़ाना आए हैं, वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक सादा सा जवाब ऐसा है
कि महंगाई की जो वजूहात हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके पीछे बड़ी वजूहात ये हैं कि उनकी इनपुट कॉस्ट जो हैं वो बढ़ गई हैं, यानी कि बिजली की कीमत बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, टैक्सेस का बोझ बढ़ गया है। अब अगर नए वजीर खजाना आए हैं और जो वजूहात हैं महंगाई के पीछे वो हुकूमत खुद है, यानी कि इस महंगाई की जिम्मेदारी जो है वो तो हुकूमत के ऊपर आती है, तो क्या नए वजीर खजाना साहब जो हैं वो हुकूमत के उन इक़दामात जिनके नतीजे में महंगाई हुई है उस पर कुछ काबू पा सकेंगे? क्या नए वजीर खजाना साहब जो हैं वो बिजली की कीमत कम कर पाएंगे? क्या वो टैक्सेस का बोझ जो है उसको कम कर पाएंगे? क्या वो पेट्रोल डीजल की कीमत को कम कर पाएंगे? जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत का तेज़ी से बढ़ना है, ये महंगाई के नतीजे में गुर्बत जो है उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा आता है। और हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि वो दो धारी तलवार चल गई है, न सिर्फ के कीमतें बढ़ी हैं बल्कि साथ ही साथ औसतन आमदन भी कम हो गई है, तो नतीजा जो है वो निकलता है गुर्बत के अंदर और बेरोज़गारी के अंदर। तो इसका चलाने का तरीका, व्हाट्स द वे आउट, वो तो यही बनता है कि दो प्रॉब्लम्स हैं हमारी इंडस्ट्री के साथ। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके ऊपर टैक्सेस का बहुत ज़्यादा बोझ है बाकी मुल्कों के मुकाबले में, और दूसरी वजह ये है कि जो उनका बिजली का नर्ख है, जो बिजली का टैरिफ है, वो इस खित्ते में तकरीबन बाकी मुल्कों के मुकाबले में 30% से 50% ज़्यादा है। तो अगर तो हुकूमत इंडस्ट्री को चलाना चाहती है, टैक्सेस का बोझ कम करना होगा और बिजली और बाकी इनपुट के जो कीमतें हैं, जो नर्ख हैं, उनका करना होगा। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और हम बात कर रहे थे महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से। इसी हवाले से आपको हम ये भी बताते हैं कि तकरीबन सुबह 8:30 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है कि अप्रैल में 384 अरब रुपए की मजमूई रिकॉर्ड महसूलात जमा की गई हैं, जबकि गुज़श्ता साल अप्रैल में 240 अरब रुपए की महसूलात जमा हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ट्वीट किया और वो साथ यही कह रहे हैं कि अप्रैल 2021 में 57% रेवेन्यू इजाफे के लिए FBR काविशों को हम सराहते हैं, और यही हमारे इससे वाज़ेह होता है कि हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो वसीउल बुनियाद बहाली का जो है वो बाइस भी बनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ी खुशाइन बात है, उन्होंने मुबारकबाद भी इस बात पे दी है। आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल में हमजा, हम और कुछ बात गिलगित की भी कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल गए? जी बिल्कुल, वहाँ पर गए हैं और बहुत सारे ऐलानात भी किए गए हैं, बहुत सारे मंसूबों की बात की गई है। गिलगित बल्तिस्तान का जो एहसास मरहूमी था उसको ख़त्म करने की जानिब ये एक और बड़ा कदम था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया है। और यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 5 साल में तरक्याती कामों पर 370 अरब खर्च किए जाएंगे। हाँ जी, सिर्फ ऐलान नहीं किया गया, खर्च भी किए जाएंगे। और नाकाफ़ी वसाइल के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज जो है आना ये बड़ा कारनामा है। और उनका ये कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की असल सलाहियत जो है वो सयाहत है, और हमेशा वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है इंशाल सयाहत की बात करते हैं कि इसको फ़रोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सयाहत के फ़रोग के लिए मंसूबे के तहत काम करने की ज़रूरत भी है। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में एयरपोर्ट की तामीर के मंसूबे पर भी गौर करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है, और स्कर्दू में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें लाई जा सकेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो हैं वो इन इलाकों तक पहुँच सकें। सियासी मामलात पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ एतराफ़ात भी किए हैं। हमला उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी टिकट देने में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, आज सोचता हूँ कि काश फ़लाँ को टिकट ना दिया होता, फ़लाँ को वफाकी वज़ीर ना बनाया होता, मतलब उसको मैंने क्यों बना दिया है। खैर, वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कुछ लोग अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़्तिदार में आते हैं, और ये लोग इक़्तिदार में आकर पैसा बाहर भेजते हैं, और मुल्क से पैसा बाहर ले जाने वाले मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि नैब में 20 साल से मतलब नैब है, लेकिन ताकतवर के खिलाफ इसके अंदर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी, हमारे दौर में शुरू की गई। नैब ने हमारे दौर में सिर्फ बड़े लोगों पर हाथ डाला है और कार्रवाइयाँ की। बिल्कुल ठीक है, हम खास तौर पे बात करेंगे GB पैकेज के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान जो पैकेज का ऐलान किया गया, तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अली ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ताज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया है। इसमें कौन कौन से मंसूबे शामिल होंगे और किन मंसूबों को तरजीह दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मौके पे मुझे बोलने का मौका दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया और इंतहाई अहम और तारीखी गिलगित बल्तिस्तान जामे तरक्याती पैकेज का अनाउंस किया। इसमें जो तरजीही शोबजात हैं वो मैं अगर आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले हमारा साफ एनर्जी का है, तमन्नाई का है। दूसरा शोबा हमारा रोड एंड कम्युनिकेशन का है। तीसरा टूरिज़्म है, और इसी तरह हेल्थ, एजुकेशन,
डिज़ास्टर में रिस्क रिडक्शन, IT और तकरीबन 8 शोबजा तरजीही इस डेवलपमेंट प्लान में शामिल है। जो अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल है, इसमें अताबाद हुंजा के मुकाम पे 50 मेगावाट का बड़ा मंसूबा शामिल है। इसके बाद हमारे पास गुवाहाटी ज़िला गांचे में एक बड़ा पन बिजली का मंसूबा शामिल है और इसी तरह इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बड़े पन बिजली घर के मंसूबे शामिल है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में हम गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 200 से 250 मेगावाट की बिजली शामिल करें, क्योंकि इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पहला और बड़ा मसला है वो लोड शेडिंग का है। इसके साथ रोड एंड कम्युनिकेशन का है, जिसमें सबसे बड़ा मंसूबा हमारे गजर एक्सप्रेस रोड का है, जिसकी मालियत तकरीबन 50 अरब रुपए है। इसके साथ हमारा अस्तोर वैली रोड है जो बल्तिस्तान और दियामर रीजन को कनेक्ट करती है आपस में, और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अगर शुंटर टनल की फिजिबिलिटी आ गई तो वो कनेक्ट करेगी इस्लामाबाद को वया मुजफ्फराबाद। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म में मुतबादिल केकेज का मंसूबा भी है गिलगित बल्तिस्तान में। इस तरह हमारे पास शाहराह नगर का बड़ा मंसूबा है। शिगर में पेचू रोड है जो केटू तक रसाई को मुमकिन बनाएगी। तो दूसरे तरजीही शोबे रोड एंड कम्युनिकेशन में भी हमारे पास बड़े शाहराहों के मंसूबे हैं। तीसरा शोबा हमारा टूरिज्म है, जिसको इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद का ये विजन है कि इसको हम एक सनती लेवल पे गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की दें। इसके लिए यहाँ पे माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, हुंजा में रॉक क्लाइंबिंग का, इसी तरह होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है शिगर बल्तिस्तान में। इसके अलावा ठीक हो गया। अली ताई साहब के महज मंसूबे जो हैं बजटरी एलोकेशन ही रहेंगे या फिर फील्ड में काम होता भी नजर आएगा हमें? जी बिल्कुल, देखिए आपने पिछले 3 महीनों की अगर आप प्रोग्रेस देखें तो 370 अरब का जो तरक्याती जामे प्लान तरतीब दिया गया है, इस पे एग्रेसिवली काम करके चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ प्लानिंग कमीशन के साथ वफाकी जो वजारत है मनसूबाबंदी की जनाब असद उमर की सरपरस्ती और रहनुमाई में और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की निगरानी में जितना एग्रेसिवली और संजीदगी के साथ इस प्लान को मुरतब करने में अपनी तवन्नाइयाँ सर्फ की हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 2 महीने की कलील मुद्दत में उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक जामे तरक्याती प्लान मुरतब करके और उसकी मंजूरी भी ली और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद आए उसके अनाउंसमेंट के लिए। तो इससे इंशाल्लाह आप यकीनी तौर पर कमिंग जून से ही इन मंसूब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और विद इन 2 और 3 ईयर्स इस पे हम खातिर खा काम करके ऑन ग्राउंड इस पे आपको नताइज देंगे। हमारी कमिटमेंट गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ है कि अगले 5 सालों में जो उनके बुनियादी मसाइल है, तवन्नाई के, रोड के, टूरिज्म रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ, उनको काफी हद तक हल करके एक बेहतर और नया गिलगित बल्तिस्तान हम इनको डिलीवर करके दे। तो ये हमारी कमिटमेंट है, इसी का एक मजहर ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट पैकेज है और इंशाल्लाह इस पे जरूर काम होगा और ऑन ग्राउंड डिलीवर। अली ताज साहब, सीपैक को देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह डेवलप किया जा रहा है, क्या प्लान बनाया गया है, गिलगित बल्तिस्तान का सीपैक में कितना अहम किरदार आप समझते हैं? एक सीपैक में गिलगित बल्तिस्तान गेटवे है और उसको उतनी अहमियत हासिल है जितनी गवादर को हासिल है। ये वाहिद जमीनी रास्ता है जो चाइना को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर रहा है। माजी में हमारे साथ ये होता रहा है कि जब हमारी हुकूमत आई गिलगित बल्तिस्तान में, उस वक्त तक एक भी प्रोजेक्ट सीपैक में हमारे गिलगित बल्तिस्तान का शामिल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने में ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी तवज्जो और दिलचस्पी से और चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान की मेहनत से हमारा जो गिलगित एक्सप्रेस इस प्लेन में शामिल जो हमारा गिजर एक्सप्रेस रोड है 50 अरब मालियत का, ये इंशाल्लाह सीपैक्स के हेड में हम इसकी तामीर कराएंगे। इसके साथ इंशाल्लाह यहाँ एक बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा जो तकरीबन हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में 20 से 25 हज़ार नौकरियां हमारे लोगों को मुयस्सर करेगा। तो इंशाल्लाह सीपैक में आप देखेंगे एक वाइब्रेंट रोल होगा और सीपैक में जो एक हमारे लोगों की तवक्कुआ थी कि जिसका वो तवक्कु कर रहे थे कि इससे इस खित्ते को भी फायदा होगा, वो अगले आने वाले सालों में आप उसका अमली नमूना गिलगित बल्तिस्तान में देखेंगे। और इंशाल्लाह अगर ये 2 बड़े प्रोजेक्ट इस मंसूबे में तो पहुंचते हैं तो इससे गिलगित बल्तिस्तान को बड़ा अली ताई साहब, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का देरीना ये ख्वाहिश भी है उनकी कि सूबे का दर्जा दे दिया जाए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की वर्किंग कहाँ तक पहुंची है?
जी ये बिल्कुल ये हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो सूबे अबूरी यानी सूबे का मुद्दा है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के साथ एक कमिटमेंट है और इसमें खातिर खा पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने उस कमिटमेंट को दोहराया कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को जो इनकी 70 साल महरूमी है उसको दूर करके इनको आइनी तौर पर बाख्तियार करना है। इस सिलसिले में जो कमेटी तय पाई थी उसकी पहली मीटिंग हो गई है और उसके लिए जो पहली मीटिंग हो गई है। अली ताज साहब शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। यहाँ पर इंशाल्लाह हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, फिर वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हम बारहा नाम सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा मुसीबत आफात की घड़ियों में अलखिदमत फाउंडेशन का 1990 से इंसानियत की खिदमत में पेश है। गुजरते वक्त के साथ साथ इसका दायरा कार आफात से बचाव, सेहत का शोबा हो गया, तालीम हो गया, किफ़ालत यतीमी हो गया, साफ़ पानी प्रोग्राम हो गया या फिर रोज़गार प्रोग्राम हो गया, दीगर समाजी खदमात तक फैल चुका है। और ये हर मौके पर हर वक्त हमें अपनी खदमत की अपनी जो खदमात हैं वो पेश करते हुए मुल्क के लिए, कौम के लिए नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसी है खदमात से मुल्क भर में हर साल लाखों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अलखिदमत फाउंडेशन को पाकिस्तान में खिदमत खल्क की एक नुमाया तंजीम होने का एजाज़ हासिल है। और खिदमत इंसानी के मुक़द्दस मिशन में मसरूफ़ अमल अलखिदमत फाउंडेशन अपनी एक काबिल फ़ख्र तारीख़ भी रखती है। ये 7 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिस पर ये तंजीम काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अलखिदमत फाउंडेशन ने वतन अजीज़ पर आने वाली हर आफत, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसके सामने ढाल बनकर कौम को सहारा दिया। फाउंडेशन का सबसे बड़ा सरमाया मुल्क भर में फैले जो हज़ारों बेलोस रज़ाकार हैं वो हैं, जो सिर्फ रज़ाए इलाही की हसूल की खातिर सहारा और ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत में हमा वक्त मसरूफ़ रहते हैं। अलखिदमत फाउंडेशन जो पाकिस्तान में काम कर रही है 13,000 से ज़ायद यतीम बच्चों को की आगोश और ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के तहत काम कर रही है और उन बच्चों को सपोर्ट करती है जिनके पेरेंट्स किसी भी आफात के वजह से या किसी भी वजह से चले गए हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो यतीम हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं बच्चे, उनकी तालीम और तरबियत का पूरा जो है वो इंतजाम। बिल्कुल ऐसी है। अलखिदमत फाउंडेशन है क्या, इस पर हम बात करें। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अहमद जमील राशिद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं सर? सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अलखिदमत फाउंडेशन है क्या, इसका मकसद क्या है? जी, मैं पहले तो सर आपके इस बहुत बेहतरीन चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इसलिए कि ये दरअसल हमारी प्रमोशन में आप जैसे लोगों का और इस इदारे का बड़ा अहम किरदार है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों आवाम तक ये पैगाम पहुँचता है। इसमें ये है कि ज़ाहिर है कि इंसानियत की खिदमत के बारे में अल्लाह ताला का भी फरमान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। कुरान अज़ीम शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि वमन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उनका इरशाद गिरामी है, खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास, कि इंसानों में से बेहतर वो है जो इंसानियत के लिए मुफीद हो। तो ये यतीम बच्चे जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में भी हैं और अगर हमने इन्हें इग्नोर कर दिया तो फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब नहीं जाएगा। ये कूड़े के ढेर से चुनते हैं अपना रिज़्क़, ये बिल्कुल तालीम से दूर होते हैं। और जब ये 2005 का ज़लज़ला आया था तो उसमें फिर हमने इसका आगाज़ किया था, जिनके माँ बाप दोनों ही इसमें शहीद हो गए थे, उनको फिर अलखिदमत ने अपनी आगोश में लिया था। और फिर हमने इसके ऊपर वर्किंग की और 2012 के अंदर हमने पहला आगोश अटक के अंदर कायम किया था। और आज वो सबसे बेहतरीन चल रहा है। इस वक्त हमारे 14 आगोश हैं कि जिनमें यतीम बच्चे, हम भी उन्हें उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनकी अच्छी नश्मोनमा के लिए उन्हें बहिम्मत बच्चा करार देते हैं। उसे यतीम नहीं कहते ताकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई एहसास कमतरी जो है वो पैदा ना हो। और ये उन आगोश के अंदर जो हमारे बच्चे रहते हैं पाकिस्तान के किसी भी कैडेट कॉलेज से बढ़कर, वहाँ तालीम की, सेहत की, खुराक की और ये सारी ज़रूरियात का उनका ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए कि ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। अगर ये तालीम हासिल करेंगे, इनकी अच्छी किरदार साजी होगी तो पाकिस्तान और हमारा मुआशरा जो है वो तरक्की की जानिब आगे बढ़ सकेगा।
दूसरा इसका हिस्सा है वो हमारा आर्मी फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है। अच्छा, कि वो बच्चा जो अपनी माँ के पास रहता है और हम उस विडो मदर को भी इस तरह नहीं करार देते कि ये भी इस तरह की एक विडो है, बल्कि उसे भी हम बाहिम्मत माँ करार देते अच्छा। हैं। और वो हर महीने सिर्फ हम ये नहीं करते कि उसकी खुराक का, उसकी रहाइश का या उसकी सेहत का इंतज़ाम करते हैं, बाप की हैसियत से जो किरदार साजी है उसको भी अलखिदमत अपना फ़र्ज़ अदा करके पूरा करती है। हमारे स्टडी सेंटर होते हैं 157 हमारे स्टडी सेंटर हैं, जिनमें हर 2 महीने के बाद उस बच्चे को बुलाया जाता है और हमारे जो असातिज़ा हैं वो उनकी किरदार साजी करते हैं कि किस तरह अपने मुआशरे में बेहतर अपने आप को पेश करना है। और फिर माँओं के लिए भी कि वो जो उनको अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती हैं, जो बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं और बच्चा रेगुलर स्कूल उसके ऊपर जाता है। ये पहली एक शर्त है कि बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग लाजमी जाए। अच्छा। और वो हमारी जितनी भी शराइत है उसके ऊपर पूरा उतरे। कम से कम उम्र क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एज क्या है? और आपने एक बच्चा जो है उसको शामिल कर लिया, आगोश सेंटर में उसको ले आए, तो कब तक उसको आगोश सेंटर में? 5 साल का जो बच्चा है ये पहली क्लास में उसका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद हम उसे अपनी सरपरस्ती में ले लेते हैं। वो अलखिदमत की उस सारी सरपरस्ती में आ जाता है और जब तक वो तालीम हासिल करेगा, अगर उसने मैट्रिक के बाद भी अच्छे नंबरों में हासिल की है तो हमारा अल्फला स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अच्छा। हम उसके अंदर उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग का ये भी हमारा एक ऐसा शोबा है। इस वक्त हमारे 4000 से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर बन के इस मुआशरे की बेहतरी में अपना रोल अदा कर रहे हैं। इस वक्त भी 880 ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर हम अपना उसकी स्कॉलरशिप उसे दे रहे हैं। वो ऐसे बच्चे हैं कि जो उनके वालिदैन अपनी तलीमी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं कर पाते, बहुत कम आमदनी के होते हैं, कोई किसी छोटे शोबे से, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो मेरिट के अंदर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड में, शेख ज़ायद और निश्तर में, पूरे मुल्क के अंदर हम इसकी तकसीम भी इसी तरह करते हैं कि इसमें मुल्क का कोई हिस्सा जो है, कोई सूबा जो है वो महरूम ना रह जाए। अच्छा हमजा, मैं इनका विजिट भी कर चुकी हूँ, जैसे मैंने वो पहले भी बताया था कि मैंने इनका ऑर्फन हाउस एक हाउस जो है वो विजिट किया जिसका नाम है आई थिंक आगोश। वहाँ पर बच्चों को हमने देखा बहुत ही साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन कमरे उनके, बड़े साफ़ सुथरे धुले हुए, और खाने का एक मेन्यू डिसाइड किया गया हुआ था कि इस दिन में ये बच्चों को मिलेगा, इस दिन में। एक घर वाला जो माहौल है ना वो हमें वहाँ पे देखने को मिला, जिससे बड़ी खुशी भी हुई। कितने बाहिम्मत बच्चे वहाँ पे नजर आए? बहुत ही बाहिम्मत। आपको उनको उनकी गेमिंग का ख्याल भी रखा जा रहा है, फिजिकल हेल्थ का रखा जा रहा है। बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर, हमारे साथ बच्चों ने गेम्स खेली, क्रिकेट खेली, बिल्कुल देखा था आपने, तो वो हम लोगों ने देखा। लेकिन बच्चियों के हवाले से भी वहाँ पर हमने बात की कि बच्चियों के हवाले से भी क्या कोई काम हो रहा है? बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो यतीम हैं, बेसहारा हैं, उनके हवाले से भी काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि जब इस सिलसिले में हम अपने बच्चों के साथ बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क तरक्की की जानिब नहीं बढ़ सकेगा। इसी चीज़ को शुरू करते हुए हमने इस्लामाबाद के अंदर एक आगोश बच्चियों का शुरू किया है जो गर्ज है, और वहाँ बच्चियाँ माशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, 100 से ज़ायद तादाद के अंदर है। उनकी भी उसी तरह बेहतरीन किरदार साजी की जा रही है। और जो शेखुपुरा के अंदर है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह हम इसे दिसंबर तक जो है ना वो फंक्शन कर लेंगे, जिसमें बच्चियों को उसमें दाखिल किया जाएगा और उनकी तालीम और तमाम ज़रूरियात का ख्याल। मुल्क के दीगर शहरों की, दीगर जगहों की बात कर लेते हैं, कहाँ पर? हाँ जी, हमारे बाकी सारे शोबा जात है, उसमें तालीम का शोबा है, सेहत का शोबा है, और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, आफात से बचाव है। जैसे गुज़श्ता साल कोरोना की एक सिलसिले आपके सामने रही वबा, इस साल भी चल रही है, उसके अंदर भी हमने यानी टोटल 8 अरब रुपए की खती रकम के अंदर 2 करोड़ से ज़ायद शहरियों की खिदमत की है। और इसमें हमारे जो डॉक्टर्स थे, जो हमारे फ्रंट लाइन के ऊपर थे लोग, पैरामेडिकल के, खुद हमारे अपने रज़ाकार जो हैं, उन्होंने ये कीमती जान इस कौम की खिदमत के लिए कुर्बान की है। ये एक बहुत बड़ा एसेट है इस पाकिस्तान के लिए कि जहां हमारी फ़ौज जो है वो अपनी जानों को कुर्बान करती है। इस कोरोना की वबा के अंदर और ख़िदमत के रज़ाकारों ने वहां अपने आप की भी जान की कुर्बानी दी है। और इस वक्त हमारे 25,000 के करीब जो हैं वो बाकायदा तरबियत याफ्ता रज़ाकार मौजूद है, जो किसी भी इस तरह की कुदरती आफत, जो सैलाब आ जाता है, कोई ज़लज़ला है या कोई और इस तरह की कुदरती आफत है, उसके अंदर आगे बढ़ के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा सर, एक फ़र्द है, उसने किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है, किसी फैमिली की वो चाहता है कि वो कफ़ालत कर सके घर पे, या फिर किसी भी जो आपने बनाए में, जैसे आगोश हाउस आपने बनाया हुआ वहाँ पर, तो क्या तरीका कार क्या होगा? वो किस तरीके से मदद कर सकता है, किस तरीके से उस फैमिली को अडॉप्ट कर सकता है? लाहौर के अंदर हमारा अपना हेड ऑफिस मौजूद है, हर सूबे के अंदर, रीजन के अंदर मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी तंजीम मौजूद है। वो उनसे रब्ता कर ले
और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी हमारा वो नंबर भी चल रहा है, उससे वो रब्ता कर ले, हम फिर उसकी इंक्वायरी कर लेते हैं कि ये एक्चुअली इसी मुस्तहिक है, तो फिर हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उसको स्कूल के दाखिल भी करवाया जाता है और फिर उसकी निगरानी भी की जाती है। फैमिली सपोर्ट ऑर्गेनाइज़र FSO उसे हम कहते हैं, वो उसकी निगरानी करता है। 100 से लेके 200 तक का एक क्लस्टर होता है जिसके अंदर वो बाहिम्मत बच्चे होते हैं। जैसे एक टीचर उन्हें क्लासरूम के अंदर टीच करता है, उसकी तदरीस का ज़िम्मेदार होता है, हमारा FSO जो है वो उसकी किरदार साजी का और उसके दूसरे तमाम मामलात की निगरानी करता है। व्यूअर्स, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो है अहमद जमील साहब मौजूद हैं और वो बिल्कुल भी एक दफ़ा भी नहीं बोल रहे कि यतीम बच्चे, वो बाहिम्मत बच्चे बोल रहे हैं। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि उनको बार बार जो है बाहिम्मत बच्चे बोला जा रहा है और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, ऐसे अच्छे अल्फाज जो है उनसे बात करते हुए इस्तेमाल करें। थर की बहुत खबरें अहमद जमील साहब हमारे पास आती हैं, कोई अच्छी खबर हमें थर से नहीं मिल रही होती, फिर वहाँ पर हमें अलखिदमत फाउंडेशन नज़र आती है। जी बिल्कुल, इसलिए कि वहाँ सबसे पहले हमने इसका आगाज़ किया है कि यहाँ वहाँ साफ़ पानी नहीं है। बच्चे जो हैं ज़ाहिर है कि वो वहाँ जितने भी बच्चों की पैदाइश होती है वो पूरे अपने वज़न के एतबार से कम होते हैं। हमने वहाँ बेहतरीन नेमतुल्लाह खान हमारा वहाँ पर हॉस्पिटल है जिसे सिंध गवर्नमेंट ने और हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस क्राइसिस के अंदर भी बेहतरीन करार दिया है। और सबसे पहले वहाँ आइसोलेशन सेंटर बना था, सारी मेडिकल की जितनी सहूलियात है वो हमने वहाँ पर मौजूद दी है। और वो वहाँ फिर दूसरी उस पर सबसे बड़ी खूबी जो है पाकिस्तान का जो ये फ्लैग है, इसमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने सफ़ेद रंग की पट्टी रखी थी और वो सफ़ेद रंग की पट्टी पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है। और उस सिंध के अंदर थर पार्कर के अंदर हिंदुओं की अक्सरियत है और वहाँ पे सारे आने वाले मरीज़ जो हैं वो हिंदू होते हैं। उनमें से जितने लोग ज़्यादा हैं वहाँ हमारे मेडिकल के स्टाफ के अंदर भी उसी कम्युनिटी से हम लोगों से लिया है और उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जहाँ इस ईद के मौके के अंदर हम बाहिम्मत माओं को गिफ्ट दे रहे हैं, बाहिम्मत बच्चों को तोहफ़े दे रहे हैं, वहाँ हमने अपने इन अक़लियती भाइयों के लिए भी सारी चीज़ें रखी है। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, हिंदुओं के अंदर होली है, दिवाली है। इसके लिए हमारी मरकज़ की टीम सिंध के अंदर जाके उनके गोट और गांव के अंदर जो है उनके घरों के अंदर बावकार तरीके से उन्हें तोहफ़े दिए जाते हैं। ये जहां हमने मसाजिद के अंदर स्प्रे किया था वहां मैं खुद भी इन मंदिरों के अंदर भी गए हैं, गुरुद्वारों के अंदर भी गए हैं और जो हमारे क्रिश्चियन के चर्च हैं उनके अंदर भी गए हैं कि ये सारी इंसानियत अपने अल्लाह की इबादत करती है। हम इसमें कोई तफरीक नहीं रखते, बिला तफरीक रंग व नस्ल और मज़हब अलखिदमत पाकिस्तान के तमाम शहरियों के खिदमत। अहमद जमील साहब, बहुत खैर का काम आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने और आपने हमें, और आप लोग जैसे हमें बता रहे थे अहमद जमील राशिद साहब के, अगर सूबाई दारुल हुकूमतों की बात कर ली जाए वहाँ पर ऑफिसेज़ हैं, रीजनल ऑफिसेज़ मौजूद हैं, तो उनमें जाइए। अगर आप लोग भी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन बच्चों के लिए जो बाहिम्मत बच्चे हैं या जो बाहिम्मत माएँ हैं उनका सहारा बनिए और अपना जो हम रोल अदा कर सकते हैं हमें वो रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल, ये भी हमजा मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जिस तरह उन्होंने कहा कि मज़हब रंग नस्ल की कोई तफरीक नहीं है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ईसाई है, वो सिख है, तमाम के लिए खिदमत फाउंडेशन जो वो एक ही तरह से काम कर रही है। मेरे ख्याल में आप कुछ आपकी खिलाड़ियों की और ग्रीन शर्ट्स की बात कर लें, हरारे में मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं आखिर। ग्रीन शर्ट्स की जो पोजीशन है वो मजबूत हो गई है। मजीद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में दूसरे रोज़ का खेल जो है वो ख़त्म होने पर 6 विकेट पर 374 रन बना लिए और उसे 198 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। लीड पे जा रहे हैं पाकिस्तान। फवाद आलम ने बेहतरीन जो है इनिंग्स खेली है, सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और इस वक्त वो नॉट आउट हैं। हसन अली जो हैं वो भी इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं 21 रन के साथ और बाबर आजम जो है वो 0 पे आउट हो गए, फ़हीम अशरफ भी आउट हो गए। बात करेंगे, सफेरा पाशा हमारे साथ मौजूद है। सफेरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दूसरे टेस्ट टीम की पोजीशन तो हम देख रहे हैं कि मुस्तहकम हो गई है, इनिंग्स की शिकस्त की जानिब अब हमारी नज़रें हैं, कितना टारगेट देना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें कि हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि हमारे पास अभी क्या 198 की लीड है। ये भी बहुत होना चाहिए। 198 भी दूसरी इनिंग के लिए जिम्बाब्वे की बैटिंग के अगेंस्ट बहुत है, मगर नोइंग टीम मैनेजमेंट मुझे लगता है बड़ा सेफ अप्रोच के साथ टीम मैनेजमेंट जाएगी और कम से कम 250 रन तक, 250 की लीड तक तो रुकेगी। 250 की लीड के बाद शायद डिक्लेयर करने का सोचे या फिर अगर विकेटें उतनी दी गई तो वो अलग। सवेरा, फवाद आलम ने चांस मिलने पर हमने देखा कि एक बार फिर अपने आप को मनवाया है। उनके करियर के इतने कीमती साल जाया होने का कौन जिम्मेदार है आखिर?
पूरी पाकिस्तान क्रिकेट जिम्मेदार है। मतलब फवाद की अगर मैं बात करूं सो यू कैन नॉट नेम वन मैनेजमेंट, बहुत सारी मैनेजमेंट्स गुजरी जिन्होंने फवाद को सीरियसली नहीं लिया और फवाद को मौका नहीं मिला। 10 साल अगर मैं कहूँ एक लड़के के करियर से आपने जो है वो छीन लिए, आपने जाया कर दिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब आपने एक लड़के का प्राइम टाइम जो है वो आपने निकाल दिया, वो जाया कर दिया। मगर उसके बावजूद भी हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरीके से वो डटे रहे, जिस तरीके से वो मेहनत करते रहे, सब्र से, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। डेफिनेटली ये वही फवाद है जब ये इंग्लैंड में जाके खेले, इंग्लैंड में जाके इनको खिला दिया गया इतने टाइम बाद जब खिलाया गया और कहा जी टेक्निक ऐसी है और ये खड़े कैसे होते हैं, इनका स्टांस कैसा है और ये और फलाना, ये वही फवाद है जिन्होंने 4 अभी इनकी सेंचुरीज हो गई हैं और इनका 100% कन्वर्जन रेट है कि जब फवाद ने 50 की है तो वो सेंचुरी तक गए हैं। और एक तरीके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है कि 4 सेंचुरीज हैं, विच मींस जब 4 दफा जो है ये 50 तक पहुंचे हैं तो सेंचुरी के हैं। 100% कन्वर्जन रेट के साथ फवाद खेल रहे हैं। सो अब कहां गए वो क्रिटिक्स जो इनके स्टांस के बारे में बात करते थे, जो ये बात करते थे कि सिर्फ कराची का मीडिया जो है वो सपोर्ट करता है फवाद को। नाउ एवरीवन इज ओनिंग फवाद इज अ प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। सो जिस वक्त हम लोग सब बात करते थे फवाद के लिए, फवाद की वापसी के लिए पाकिस्तान टीम में, सो इट वाज नॉट अबाउट कराची, अबाउट एनी सिटी, इट वाज अबाउट बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सवेरा ऐसे ही है, सबसे कम इनिंग्स खेलते हुए 4 सेंचुरियां करने वाले पाकिस्तानी ये बैट्समैन भी बने। इससे पहले सलीम मलिक के पास खैर वो रिकॉर्ड था। बाबर आजम के हवाले से बताइए, बाकायदा प्लान किया जिम्बाब्वे की टीम ने, पहली गोल्डन डक बाबर आजम के हिस्से में आई? देखिए वहां क्रेडिट देना चाहिए, टीम जिम्बाब्वे को बिल्कुल वहां क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज त्रिपानो ने जिस तरह ट्रैप किया, जिस तरह पोजीशन पे फील्डर रखा और जिस तरह बाबर को आउट किया, बिल्कुल वहां क्रेडिट देना चाहिए। ये चीज देखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप किसी भी टीम से सीख सकते हैं, चाहे वो 10 नंबर की टीम हो, चाहे वो पहले नंबर की टीम हो, आप किसी भी टीम से सीख सकते हैं कि व्हेन यू प्लान अगेंस्ट अ प्लेयर, क्योंकि देखें बाबर हमारी टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, कप्तान है हमारी टीम का, उसके अगेंस्ट प्लान लेके उतरी थी टीम जिम्बाब्वे और कामयाब हुए। तो आप अगर किसी प्लेयर के अगेंस्ट प्लान लेकर उतर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, विच मीन्स आपको किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और होमवर्क कर आ रहे हैं तो आप किसी भी प्लेयर को टैकल कर सकते हैं। अच्छा, सवेरा ये बता दीजिएगा कि अजहर अली तवील अरसे से टीम का हिस्सा है, मगर उनकी कारकर्दगी में तसलसल नजर नहीं आ रहा। हमारे बैट्समैन लंबी इनिंग्स क्यों नहीं खेल रहे, कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अजहर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मैं अगर इस बैटिंग लाइनअप में कहती हूँ तो अजहर मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एक खिलाड़ी यहाँ खेलते हुए दिखते हैं और वाकई लंबी करनी चाहिए बैटिंग। मगर हमेशा हम बात करते हैं टेम्परामेंट की, ज्यादा देर खेलने की, ज्यादा देर विकेट पे खड़े रहने की, मगर जो हमें अप्रोच दिखी ना, जो स्लो अप्रोच, अगर मैं टॉप 2 से टॉप 3 से बात करूं, जिस तरह टॉप 3 ने इतनी स्लो अप्रोच, बिल्कुल ऐसे ही है, स्लो इनिंग्स खेली, इतना ज्यादा स्कोर भी नहीं किया और बॉल्स इतने खेल लिए थे। खैर आज तीसरा दिन है, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान मजीद अच्छा खेलेगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।